welcome back to my YouTube channel Vidyan Academy. I am CA Krishna Moda और आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी टॉपिक विच इज़ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब इससे पहले हम अपने पिछले लेक्चर्स में जो है दो रिलेटेड टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। हम कंप्लीट किए थे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ये जो दो टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये ज़रूरी है हम कवर करें बिफोर वी स्टार्ट विद बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि आप देखोगे इनका एप्लीकेशन आप पाओगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा, इज बिकॉज इसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सम में आपको सारे डिटेल जो है दिए रहेंगे। इस टॉपिक में हम सिर्फ जो है एक फॉर्मेट अगर आप सीख लेते हो उसमें आपको डिटेल्स बस भर देने होंगे। इसीलिए मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है सिंपल रहेगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिक इस्तेमाल नहीं करना है। आप एक बार फॉर्मेट अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम दिया जाएगा आपको खाली वो प्रॉब्लम से डिटेल्स निकाल के उस फॉर्मेट में फिल कर देना होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ विच इज़ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम इससे पहले कहाँ पढ़े थे? हम पढ़े थे एट द टाइम ऑफ स्टडिंग जर्नल एंड लेजर। उसमें हम बोले कि जर्नल जो होता है उसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम एक जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हम उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ या क्या बोलते हैं उसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री भी बोलते हैं। और हम इसको क्या बुलाते हैं? हम इसको मेमोरेंडम बुक बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम बुक ऑफ अकाउंट्स है हम उसमें जर्नल को इंक्लूड नहीं करते। हम इसको एज अ रेफरेंस बुक यूज करते हैं जहां पे हम अपने सारे डिटेल्स जो है नोट करके रखते हैं एक जगह पे, और वहां से फिर हम इसको लेके जाते हैं कहां पे? हम लेके जाते हैं अपने प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं? लेजर। हम पहले जो है एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में और वहां से हम लेके जाते हैं उन्हें अपने लेजर में। इसलिए लेजर जो है वो कहलाता है बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री, मतलब प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो। और हमारे लिए जर्नल क्या है? सब्सिडरी बुक्स है। इट इज मोर लाइक अ रेफरेंस बुक। अब जर्नल में जो है हम जब सब डिविजन ऑफ जर्नल पढ़ रहे थे हम देखिए उसमें 8 टाइप्स ऑफ जर्नल होते हैं। और वो 8 टाइप्स हमारे कौन कौन से थे? हमारे वो जर्नल्स थे परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल। फिर हम बोले दो टाइप के क्या बुक्स होते हैं? एक होता है बिल्स रिसीवेबल, एक होता है बिल्स पेबल। ये भी हमारे दो टाइप के जर्नल है। फिर एक हम बोले सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा जर्नल हो जाता है? कैश बुक। वो क्या होता है? दोनों है। कैश बुक इज नॉट जस्ट अ जर्नल, इट इज ऑल्सो अ लेजर एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैश जो कैश जर्नल है वो आपको देगा कैश पोजीशन, बिजनेस में किस टाइम पे कितने पैसे पड़े हैं वो हमें बताएगा कैश जर्नल। और लास्ट में कौन सा जर्नल आता है? लास्ट में आता है जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। जर्नल प्रॉपर में हम जो है काफी सारे प्रॉब्लम्स भी देखे थे, उससे हम जर्नल लेजर दोनों बनाना भी सीखे थे। हम बोले एक बार हम परचेज और सेल्स की एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसको प्रॉपर तरीके से इसका जो जर्नल है, जो परचेज जर्नल है, सेल जर्नल है, उसमें हम बाद में रिकॉर्ड करके देखेंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक बार उसको जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो आज जो है हम ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ जर्नल है आज हम देखेंगे। आज हम 4 टाइप ऑफ जर्नल्स कवर करेंगे। एक है परचेज जर्नल, एक है सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम परचेज जर्नल के साथ। जानते हैं परचेज जर्नल होता क्या है? सो परचेज जर्नल is a special journal meant for recording all credit purchases of goods। यहां पे हम बोल रहे हैं इट इज अ स्पेशल जर्नल विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स।
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जो उधार में हम परचेजेस करेंगे, हम खाली उन सारे ट्रांजैक्शंस को जो है अलग से अपने परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। और हम बोले हमें स्पेशल जर्नल्स क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर हम अपने जनरल जर्नल में सारे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर रिकॉर्ड करते हैं, हमें बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। हमें अगर बैक ट्रैक करना होगा, अगर हम कोई गलती कर दिए अपने पोस्टिंग के समय लेजर में, अगर हमें जाके पीछे देखना है कि एग्जैक्टली ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कैसे किए थे, तब हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। इतने सारे ट्रांजैक्शंस के बीच में ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जो है हम एक स्पेशल जर्नल बनाते फॉर सम ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिकॉर्ड करते हैं। परचेज क्या है, परचेज और सेल्स तो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली बिजनेस में आप करोगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो परचेज भी होगा, सेल्स भी होगा, ऑन अ डेली बेसिस होगा। इसलिए हम एक अलग बुक बना के रखें। और यहाँ पे हम बोले परचेज जर्नल में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन है, कैश में अगर हम परचेज कर रहे हैं, तो वो हम इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? और हम बोल रहे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब हम खाली जो गुड्स बिजनेस में यूज होने वाले, मतलब जो गुड्स हम खरीदेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ईदर रीसेल और फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हम खाली उन सब परचेज के ट्रांजैक्शंस को जो है अपने परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम कोई बड़े एसेट्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब चीज जो हम रीसेल के लिए नहीं खरीद रहे या कंजम्पशन इन बिजनेस के लिए नहीं खरीद रहे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स, उसको जो है हम परचेज जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम परचेज ऑफ गुड्स, वो भी सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? अब देखते हैं क्या फीचर्स है परचेज जर्नल के। सो परचेज जर्नल, like we know, is a special journal which is used for recording credit purchases of goods. It is only a memorandum book. ये तो हम जर्नल के फीचर में भी पढ़े थे। सारी जर्नल जो है मेमोरेंडम बुक्स ही होते हैं। एंड डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ एनी अकाउंट ऑफ द लेजर। इससे जो है हम अकाउंट नहीं कहते, इसे हम सिर्फ एक सब्सिडरी बुक या मेमोरेंडम बुक बोलते हैं। ठीक है? और यहां से जो है हम अपनी पोस्टिंग रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में फिर करते हैं। क्लियर है? In addition to the other columns of a journal, it also contains a column for inward invoice number and does not contain a debit or credit side. Normal journal, हम उसका फॉर्मेट जो देखे थे वो होता है डेट, उसमें होता है पर्टिकुलर्स, उसमें होता है लेजर फोलियो, उसमें होता है डेबिट और होता है क्रेडिट। यहां पे हम बोल रहे हैं कि in addition to the other columns it also contains a column for inward invoice number, मतलब यहाँ पे एक और कॉलम हम ऐड कर देते हैं जो होगा inward invoice number। लेजर फोलियो मतलब तो लेजर पेज नंबर, हम जो अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करें उसका पेज नंबर हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा जो है हम नोट करते हैं इनवर्ड इनवॉइस नंबर। अब इनवर्ड इनवॉइस नंबर का क्या मतलब है, जब हम परचेज कर रहे हैं तो हम सामान खरीद रहे, बिजनेस में सामान आ रहा है तो हमें इनवॉइस मिलेगा, और क्योंकि ये सामान बिजनेस के अंदर आ रहा है इसे हम इनवर्ड इनवॉइस बोलते हैं। तो इनवर्ड, हर इनवॉइस का एक नंबर होता है। जब हम रिकॉर्ड करेंगे कोई भी परचेज इन आवर परचेज जर्नल, हम वहां पे नोट करेंगे क्या, हम नोट करेंगे इनवर्ड इनवॉइस नंबर भी। लेजर फोलियो तो रहेगा, उसके साथ साथ इनवर्ड इनवॉइस नंबर भी हम नोट करेंगे। और हम बोले डज नॉट कंटेन अ डेबिट और क्रेडिट साइड, इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डिटेल्स होता है और इसमें अमाउंट होता है। हम अभी इसके आगे देखेंगे कैसे फॉर्मेट बनता है परचेज जर्नल का, लेकिन आप अभी ये समझो कि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करके जो दो कॉलम्स हम नॉर्मल जर्नल में बना रहे थे, जनरल जर्नल में बना रहे थे, वो हम परचेज जर्नल के केस में नहीं बनाते। क्लियर है? ऑल एंट्रीज इन द परचेज जर्नल आर मेड फ्रॉम द इनवॉइस। तो क्योंकि परचेज जर्नल में खाली हम परचेज ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो परचेज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होगा इनवॉइस। हम अगर ये ट्रांजैक्शंस देखना चाहे कि सही में ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं कि नहीं, तो हमें एविडेंस के तौर पे क्या चीज को रेफर करना होगा, हमें रेफर करना होगा इनवॉइस को। जब हमारे पास इनवॉइस आएगा हम तभी जो है अपने परचेज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे।
क्लियर है? फिर द अमाउंट ऑफ ईच आइटम in the purchase journal is posted to the credit of the personal account of the supplier in the purchase ledger. So purchase journal से हमें क्या मिलेगा? हमें क्रेडिटर अकाउंट मिलेगा। हमारा जो वेंडर होगा जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसका अकाउंट हम कैसे बना पाएंगे? हम बना पाएंगे यूजिंग परचेज जर्नल। परचेज जर्नल में अपने सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय हम अलग अलग वेंडर्स जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं हम उन सब का डिटेल्स अलॉन्ग विद द आइटम डिटेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे अपने परचेज जर्नल में, और ये डिटेल्स को यूज करके जो है हम बनाएंगे हमारा क्रेडिटर अकाउंट। लेट्स से हम एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, जेड अकाउंट, ये तीन हमारे वेंडर्स है, तीन वेंडर से हम अलग अलग सामान क्रेडिट में खरीद रहे हैं। तो हम इन सब ट्रांजैक्शंस को कहां नोट करेंगे? हम नोट करेंगे इन आवर परचेज जर्नल। और ये परचेज जर्नल से फिर हम एक्स अकाउंट में जो है रिस्पेक्टिव पोस्टिंग करेंगे, वाई अकाउंट में भी फिर पोस्ट करेंगे, जेड अकाउंट में भी हम परचेज जर्नल से ही पोस्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ परचेज जर्नल या व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ परचेज जर्नल। क्यों बनाया जाता है परचेज जर्नल? उससे क्या फायदा होता है हमें? इट प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ ऑल द सप्लायर्स इन वन प्लेस। हमें सारे सप्लायर से जो भी माल हम खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट उन सबको हम परचेज जर्नल में दिखाते हैं। इसलिए जितने भी हमारे सप्लायर्स है उन सबका जो है डिटेल्स हमें एक ही जगह पे मिल जाएगा। वो क्या कहलाते हैं? उस कहलाते हैं हम परचेज जर्नल। और इससे क्या होता है? विच हेल्प्स इन रिकंसाइलिंग लेजर बैलेंसेस एंड ट्रायल बैलेंस। मतलब हम बोले थे जब हम जर्नल्स बनाते हैं उससे हम फिर पोस्टिंग करते हैं अपने लेजर में। लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में हम पोस्टिंग करते हैं और हर अकाउंट को हम एंड में क्या करते हैं? हम बैलेंस करते हैं। अब ये बैलेंस से क्या बनाते हैं हम? बाद में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ समरी ऑफ ऑल द अकाउंट बैलेंसेस, है ना? तो बेसिकली परचेज जर्नल जो है हमें सारे सप्लायर्स का कुल मिला के टोटल बैलेंस दे देगा कि हम कितना ट्रांजैक्शंस टोटल में किए इन सारे हमारे सप्लायर्स के साथ। तो हम रिकंसाइल कर पाएंगे। रिकंसाइल का मतलब हम मैच कर पाएंगे अपना लेजर बैलेंस विद आवर जर्नल बैलेंस। जर्नल में जो एक एक वेंडर के अगेन जितना ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करें क्या वो टोटल और क्या जो हमारा सप्लायर का जो बैलेंस है उसमें जितना भी हम परचेज दिखा रहे हैं क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ परचेज जर्नल। अगर हम परचेज जर्नल नहीं बनाते तो क्या हम कर पाते? नॉर्मल जर्नल में बहुत डिफिकल्ट होता, क्योंकि आप नॉर्मल जर्नल में अदर देन योर परचेज ट्रांजैक्शंस आप बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें। तो उसमें आइडेंटिफाई करना कौन कौन से हमारे जो है परचेज वाले ट्रांजैक्शन है, कौन से पर्टिकुलर वेंडर वाले ट्रांजैक्शन है, वो जो है बहुत डिफिकल्ट होता। इसीलिए परचेज जर्नल इज वेरी नेसेसरी। क्लियर है? इट बिकम्स easy to find the invoice numbers related to any supplier, क्योंकि हम इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर का एक कॉलम मेंटेन कर रहे हैं तो हमें पता है कि जब जब हम जो है अपने वेंडर से कोई भी सामान खरीद रहे हैं हम कौन से इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट कौन सा सामान खरीदे, हमें वो कहाँ मिल जाएगा? हमें हमारे मेमोरेंडम में मिल जाएगा। तो इट बी इजी बाद में ढूंढना। अगर कोई इनवॉइस हम पता करना चाहते हैं, कभी पेमेंट करना है हमें अपने किसी वेंडर को, तो हम उसमें देखना चाहे कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम सीधा क्या करेंगे? परचेज जर्नल में चले जाएंगे। वहां पे हमें सारे इनवॉइस नंबर्स जो है अवेलेबल हमारे पास रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, it saves time and effort as periodical totals can be posted to the purchases account instead of posting individual items. इसका मतलब परचेज जर्नल में तुम सारे क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस हम नोट करते हैं। अब क्या हो रहा है? हमें ना सिर्फ हर वेंडर का जो है टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट मिल रहा है यहाँ पे, बट हमें परचेज का भी तो टोटल मिल रहा है। आप अगर परचेज जर्नल को आप देखोगे मंथ के एंड में कितना हमारा टोटल क्रेडिट परचेज हुआ, तो एक टोटल हमें परचेज जर्नल में ही अवेलेबल हो जाएगा और हम फिर क्या है लास्ट में सीधा सीधा टोटल अमाउंट जो है जाके अपने परचेज अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं। हमें रोज रोज पोस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं होगी। हमारे पास एक जगह सारे परचेज, सारे क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस अवेलेबल है, उसमें से जो है हम टोटल निकाल के अपने परचेज अकाउंट में
पोस्ट कर सकते हैं। तो हमें दो अकाउंट्स बनाने में हेल्प करे परचेज जर्नल। एक है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कहाँ होता है? ये होता है जनरल लेजर में। जनरल लेजर में हमारे पास बाकी सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये सब अकाउंट जब हम बनाएंगे, ये हम बनाएंगे जनरल लेजर में। और जो वेंडर अकाउंट हम बनाएंगे, इंडिविजुअल वेंडर अकाउंट, वो हम बनाएंगे अपने परचेज लेजर के अंदर। परचेज लेजर के अंदर हमारे पास जो अकाउंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सप्लायर के अकाउंट्स होंगे। अलग अलग सप्लायर्स के अकाउंट्स हम बनाएंगे अंडर परचेज लेजर। क्लियर है? Last point, it keeps the purchase account brief and tidy as postings are made in condensed form. ये सेम हम एडवांटेज पढ़े थे अपनी लेजर के केस में भी, कि वो क्या होता है, हमारे को हेल्प करते हैं कीपिंग द अकाउंट्स ब्रीफ एंड टाइडी। हम उसमें जो है बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं डालते। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए तो आपके पास जर्नल अवेलेबल है। आप उसमें सिर्फ अपना जो अकाउंट से रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जैसे योर डेट, जैसे योर जर्नल पेज नंबर, जैसे योर अमाउंट, क्या वो डेबिट है कि क्रेडिट है, सिर्फ जो जरूरी इंफॉर्मेशन है आप वही रिकॉर्ड करते हो। इसलिए इट इज ब्रीफ एंड इट इज वेरी नीट। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ परचेज अकाउंट एंड अ परचेज जर्नल। परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट आप लेजर में बनाते हो, अंडर जनरल लेजर बनाते हो। उसमें आप जो है परचेज अकाउंट में तो आपका कैश परचेज भी आएगा, क्रेडिट परचेज भी आएगा, लेकिन परचेज जर्नल में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करते हैं, है ना। परचेज अकाउंट तो आपका मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाता है, क्योंकि वो लेजर में तो इट इज रिकॉर्डेड इन योर, इट इज पार्ट ऑफ योर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वेयरएज परचेज जर्नल तो सब्सिडरी है, इट इज मोर लाइक अ मेमोरेंडम, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस है। परचेज अकाउंट इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, व्हाई? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द लेजर। वेयरएज परचेज जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री भी है और सब्सिडरी बुक्स भी है। और ये क्या फाइनल एंट्री है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। क्लियर है? जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, वेयरएज परचेज जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक एंड डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। हम ये जर्नल के समय भी पढ़े ये डिफरेंसेस, तो ये दोनों तो हम लेजर और जर्नल का डिफरेंस जो है वही हम पढ़ रहे वापस से। परचेज अकाउंट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, whereas purchase journal only records credit purchase of goods. Purchase account has two sides for recording debit and credit amounts. हम तो देखिए जो फॉर्मेट होता है हमारे कोई भी अकाउंट का, उसमें तो एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। उसकी उसमें रिस्पेक्टिव जो है डेबिट अमाउंट्स हम लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट अमाउंट्स हम राइट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। whereas परचेज जर्नल डज नॉट कंटेन एनी डेबिट और क्रेडिट साइड, क्योंकि परचेज जर्नल, परचेज क्या है? परचेज तो आपका डेबिट होगा, डेबिट ट्रांजैक्शन ही है ना परचेज तो सारे, तो उसमें तो एक ही हमारा जो है कॉलम रहता है अमाउंट का, विच इज योर डेबिट। इसलिए आपको दोनों डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाने। परचेज जर्नल तो आपके खाली क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और आपके परचेज क्या है? इट इज एन एक्सपेंस, विच मींस वो एक तरीके से डेबिट ट्रांजैक्शंस ही नोट करे सिर्फ। क्लियर है? परचेज अकाउंट रिक्वायर्स बैलेंसिंग, हर अकाउंट को हम एंड में तो बैलेंस कर देते हैं। whereas परचेज जर्नल में क्वेश्चन ऑफ बैलेंसिंग डज नॉट अराइज, क्योंकि ये तो जर्नल है, इसको आप बैलेंस करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। परचेज अकाउंट में द प्रिंसिपल टोटल ऑफ द परचेज अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। जो परचेज में आपका नेट लास्ट में टोटल आएगा, उसको फिर हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? उसको हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। हम बोले थे जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उसको हम लास्ट में जो है हम क्लोज कर देते बाय ट्रांसफरिंग टू द ट्रेडिंग अकाउंट। हम अपने ईयर एंड में उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और हमारे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट मंथ में। इसलिए वो कहाँ जाते हैं? वो हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं। क्लियर है? Whereas in purchase journal, the periodical total of the purchase journal is posted to the purchase account. हम अपना परचेज अकाउंट का जो फाइनल टोटल होगा वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में भेजेंगे, और परचेज जर्नल में जो हमारा बैलेंस निकल के आता है हम उसको पीरियोडिकली बैलेंस कर करके देखेंगे हमारा टोटल परचेज कितना, और उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? हम ट्रांसफर करेंगे टू द परचेज अकाउंट।
तो परचेज जर्नल से बनता है परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट से जो है बनता है हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? इन परचेज बुक अ सेपरेट कॉलम इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड फ्रेट, कैरेज, इनवर्ड चार्जेस एंड पैकिंग एक्सपेंसेस। द टोटल ऑफ इनवॉइस इज क्रेडिटेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे जब हम परचेज बुक बनाएंगे उसमें अगर कोई हमारा जो है कैरेज, इनवर्ड चार्जेस, हम बोले जब हम परचेज करते हैं उसमें कई बार हम जो है इनकर करते कोई अमाउंट ऑन ब्रिंगिंग दैट पर्टिकुलर गुड टू आवर प्लेस। तो गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। अगर कोई कैरेज इनवर्ड जो है वो हमारा पार्ट होता है, जो इनवॉइस का पार्ट होता है, तो उसको हम परचेज के अमाउंट में साथ में करके नहीं दिखाएंगे। उसके लिए हम परचेज जर्नल में एक अलग से कॉलम बना के चलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अपना फ्रेट या कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस का कॉलम, और उसमें हम सारे अपने कैरेज रिलेटेड चार्जेस अलग से दिखाएंगे। पर जो है टोटल हमारा जो रहेगा, क्योंकि वो अगर वो एक इनवॉइस हमें जो है क्रेडिटर चार्ज कर रहे हैं परचेज के लिए लेट्स से 100 और 20 रुपीज जो है कैरेज के लिए, तो 120 चार्ज कर रहे हैं, तो हम उसको परचेज जर्नल में अलग अलग कॉलम्स में तो दिखाएंगे। पर क्रेडिटर को जब हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि हमें उसको इतने पैसे देने, तब हम उसको एक इनवॉइस में जो टोटल बैठ रहे 120, हम फिर क्रेडिटर को जो है 120 से क्रेडिट कर देंगे, टोटल से क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? फिर इनवॉइस, इनवॉइस होता क्या है ये हम अपने बेसिक टर्मिनोलॉजी में भी पढ़े थे, यहां पे भी देखते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट सेंड बाय द सेलर टू द बायर which contains all the details of the goods dispatched, price and terms of payment. They are numbered serially. तो इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस जो है एक स्टेटमेंट होता है, एक वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हमारे पास जो है सारे डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। किसके डिटेल्स? कि क्या गुड्स जो है वेंडर ने हमें बेचा है। सो गुड्स का डिस्क्रिप्शन रहता है, और क्या रहता है उसमें? रेट रहता है, किस रेट पे जो है उसने हमें जो है सामान बेचा है। और क्या रहता है? टोटल वैल्यू रहता है। लेट्स से 5 आइटम्स बॉट एट लेट्स से 20 रुपीज ईच, तो हम दिखाएंगे डिस्क्रिप्शन क्या सामान था, कितना क्वांटिटी था, 5 क्वांटिटी था, कितना रेट था, 20 रुपीज पर यूनिट का रेट था, और क्या है? टोटल 20 इंटू 5 100। ये सारे डिटेल्स कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे हमें इनवॉइस में। सो इट्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट कि क्या क्या सामान जो है हमें वेंडर ने बेचा है, किस भाव पे बेचा है, हमें वेंडर को कितना जो है देना है, ये सब चीज जो है अवेलेबल रहेगा इन दी इनवॉइस। इट इज लाइक अ स्टेटमेंट, और उसमें क्या रहेगा? एक यूनिक इनवॉइस नंबर रहेगा, एक यूनिक इनवॉइस नंबर रहेगा जिससे आप कभी भी पेमेंट करने जाओगे तो आप रेफर कर सकते हो आप कौन सा इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो। आपको ट्रैक करने में आसान रहेगा ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ इनवॉइस। क्लियर है? और वो नंबर कैसे रहते हैं? वो सीरियली नंबर्ड रहते हैं। जो वेंडर इनवॉइस जो है इशू करता है वो सीरियली इनवॉइस जो है इशू करता है। लेट्स से वो स्टार्ट जो भी नंबर से कर रहे हैं, नेक्स्ट फिर उसके बाद वाला नंबर आएगा, उसके फिर बाद वाला, ऐसे क्या है वो अपना जो डॉक्यूमेंटेशन सीरियली करता है। क्लियर है? परचेज जर्नल समझ में आ गया क्या होता है और हम क्यों बनाते हैं परचेज जर्नल, उससे क्या हमें फायदा है। अब लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ परचेज जर्नल। हम जर्नल का फॉर्मेट देखे थे, अब हम देखते हैं परचेज जर्नल का फॉर्मेट। परचेज जर्नल में भी हम सबसे पहले तो हम बना लेंगे बुक्स ऑफ, जो भी हम बिजनेस के लिए परचेज जर्नल बना रहे हैं सबसे ऊपर हम पहले तो लिख लेंगे बुक्स ऑफ, जो भी ओनर का नाम है। फिर हम यहां पे लिख देंगे परचेज जर्नल। परचेज जर्नल का जो फॉर्मेट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, आप बनाना सीखे हो ऑलरेडी। जनरल जर्नल का फॉर्मेट, उसमें हम स्टार्ट करते थे डेट के साथ, यहां पे भी हम सबसे पहले डेट जो है कॉलम बना लेंगे अपना, फिर हम बनाएंगे, हम उसमें बनाते थे पर्टिकुलर्स, तो इसमें भी हम वही बना देंगे। हम ये अभी तक सीखते आए हैं कि हम पहले डेट बनाए फिर पर्टिकुलर्स बनाए, यहाँ पे सेम चीज है। पर यहाँ पे हम बोले एक एडिशनल कॉलम कौन सा आ जाता है,
यहाँ पे एडिशनल कॉलम आ जाता है इनवर्ड इनवॉइस नंबर। ये हमारे लिए एक नया कॉलम है, इसमें हम जो भी हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उसका कोरिस्पॉन्डिंग इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर हम बनाते थे अपना लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में हम रिकॉर्ड करते थे लेजर पेज नंबर, कौन से अकाउंट में कौन से पेज नंबर में बुक्स में हमारा पोस्टिंग हुआ है वो हम यहाँ दिखा देते थे। उसके बाद यहाँ पे हम दिखाएंगे एक डिटेल्स कॉलम। कौन सा कॉलम? डिटेल्स कॉलम। डिटेल्स कॉलम हम इसीलिए बनाते हैं जिससे कि हम अगर लेट्स से कोई सामान हमें लेट्स से 500 का सामान है हम खरीद रहे हैं, उस पर अगर हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट हम कहां से लेस करते हैं? अपने लिस्ट प्राइस से लेस करते हैं। तो डिटेल्स के अंदर जो है हम दिखा पाएंगे हमारे लिए लिस्ट प्राइस कितना था और ट्रेड डिस्काउंट कितना था। डिटेल्स में हम कंप्लीट ब्रेकअप दिखा पाएंगे अपने सामान का कि कितना का हम जो है लिस्ट प्राइस था हमारा और उस पे हमें कितना जो है डिस्काउंट पे हमारे वेंडर ने हमें बेचा है। तो यहाँ पे हम लिस्ट प्राइस एंड अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो हम वो डिटेल सारा नोट करके यहाँ पे दिखाते हैं। क्लियर है? फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम परचेज अमाउंट अपना नोट करेंगे, मतलब परचेज वैल्यू। यहां पे तो पूरा डिटेल्स आपको मिल गया इससे पहले। इसके लेफ्ट में जो डिटेल्स कॉलम है उसमें तो आपको लिस्ट प्राइस भी बता रहे हैं और आपको कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला है वो बता रहे हैं। अब जो नेट यहां पे हमारा नेट परचेज वैल्यू निकल के आएगा, इसीलिए हम जो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का चैप्टर पहले ही पढ़ लिए। उसमें बोले आपको जो परचेज है वो हमेशा नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट दिखाना पड़ता है। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट इज योर नेट ऑफ एनी ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? उसके बाद जो है हम अपना सारा टैक्स दिखा देंगे। यहां पे हम नोट करेंगे फिर अपना सारा टैक्स का अमाउंट। कौन सा टैक्स? परचेज के केस में हम इससे पहले पढ़े हैं जीएसटी। तो जीएसटी में भी अलग अलग जीएसटी होता है, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो हम दिखा देंगे। यहां पे अगर ये कोई हम सामान खरीद रहे हैं जिसपे हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट दिखा देंगे अगर कोई लोकल परचेज है, और अगर कोई इंटर स्टेट परचेज है तो उसमें आईजीएसटी दिखा देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन क्या वो लोकल परचेज है या वो इंटर स्टेट परचेज है, हम रिस्पेक्टिव कॉलम में फिर अमाउंट अपना रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है? इसलिए हम बोल रहे हैं कि परचेज जर्नल के केस में आपको एक सिंगल जगह में सारे डिटेल जो है अवेलेबल मिल जा रहा है, एक ही जगह में सारे डिटेल्स अवेलेबल है। क्लियर है? इसलिए दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ परचेज जर्नल। यहां पे आपको सारे ब्रेकअप जो है अवेलेबल हम करवा दे रहे हैं। ठीक है? अब परचेज जर्नल का फॉर्मेट तो ये होता है जो मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब डिपेंडिंग ऑन द सम हो सकता है इस फॉर्मेट को आपको थोड़ा सा जो है ट्वीक करना पड़े, बट दैट वुड डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सम। अगर आपसे नॉर्मली परचेज जर्नल बनाने बोले सम में तो ये जो है सारे कॉलम्स नेसेसरी होते हैं। अब आपको हो सकता है कुछ कुछ सम्स में एडिशनल कॉलम्स बनाने बोल दे, जैसे कि अगर कोई बिजनेस है जिसमें that deals in let's say 2 or 3 specific kinds of products, specific kind of goods, उसमें क्या है वो 3 लाइन ऑफ गुड्स में डील करते हैं। लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो दुकान है उसमें हम 3 टाइप ऑफ गुड्स बेचते हैं। कौन कौन से? लेट्स से टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। ये सिर्फ 3 गुड्स में डील कर रहे हैं हम। अब उसमें हो सकता है आपको बोला जाए कि आपको ये गुड्स वाइज जो है ब्रेकअप भी चाहिए, जिससे कि आपको पता रहे आप कौन से गुड्स में कितने की खरीद आप कर रहे हो। तो उसमें आप क्या करोगे, यहां पे जो हम परचेज वैल्यू बनाए हैं यहां पे ये हम 3 कॉलम में डिवाइड कर देंगे।
टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ब्रेकअप के साथ साथ जो है मुझे फॉर्मेट बना के आप दिखाओ, तो आप परचेज में 3 अलग अलग कॉलम फिर आप बना दोगे, जिससे कि हमें पता रहे कि आप टीवी में कितना का परचेज किए थे, आप रेफ्रिजरेटर में कितना का परचेज किए थे एंड आप एसी में कितने का परचेज किए थे। बट दैट वुड कंप्लीटली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर है? जनरली तो ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलम्स हो जाते हैं, पर अगर आपसे क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं तो आपको बना के दिखाना होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में जीएसटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर वो जीएसटी परचेज नहीं है, तो उस केस में आपको ये कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सो कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप वैसे अपना फॉर्मेट बना लेना, बट दिस इज द जनरल फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन में आपको कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ है, अगर आपके इनवॉइस में कुछ कैरेज का एक्सपेंस अमाउंट भी अवेलेबल है, तो उस केस में हम बोल रहे हैं आप उसको अलग से दिखाओगे। तो यहाँ पे आप परचेज वैल्यू में आप सिर्फ परचेज से रिलेटेड जो आपका अमाउंट है वो दिखाओगे। इसके साथ आप उसके बाद एक कॉलम और बना लोगे, वो होगा आपका कैरेज इनवर्ड। उसमें आप लेट्स से जितना भी कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, आप उसको जो है कैरेज इनवर्ड वाले कॉलम में आप अलग से दिखा दोगे। अगेन दैट डिपेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कैरेज इनवर्ड भी जो है आपका इनवॉइस का पार्ट है, तो आप उसके लिए अलग से एक और कॉलम बना के चलोगे। ठीक है? आई होप आपको जो है समझ में आ रहा है परचेज जर्नल हम बनाएंगे कैसे। सो अभी तक जितने भी हम क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए थे अपने जनरल जर्नल के फॉर्मेट में, वो हम एक्चुअल में कहां रिकॉर्ड करेंगे, वो हम रिकॉर्ड करेंगे अपने परचेज जर्नल में। अब परचेज जर्नल से हम बोले हम 2 अकाउंट्स बना लेते हैं। एक हम बोले हम बनाएंगे परचेज लेजर। परचेज लेजर परचेज लेजर में हम बनाएंगे अपना वेंडर अकाउंट। जो भी वेंडर का नाम होगा यहाँ पे, वो हम यहाँ पे उसके नाम से अलग अलग अकाउंट बनेंगे। यहाँ पे लेट्स से एक्स वाई जी 3 वेंडर्स हैं हमारे, तो एक बनेगा एक्स अकाउंट, एक बनेगा हमारा वाई अकाउंट और एक बनेगा हमारा जेड अकाउंट। तो ऐसे जो है हम बनाते हैं परचेज लेजर में अलग अलग वेंडर अकाउंट, और इससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा फ्रॉम द परचेज जर्नल। दूसरा हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है परचेज से रिलेटेड। सो जनरल लेजर में हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। हम अपना परचेज अकाउंट भी जो है बनाएंगे फ्रॉम द परचेज जर्नल। यहां पे जो भी हमारा टोटल आ रहा होगा इन द परचेज वैल्यू, वो कंसोलिडेटेड टोटल हम परचेज अकाउंट में दिखा सकते हैं, जिससे हमें रोज रोज जो है पोस्टिंग अगर नहीं करनी हो, तो हम एक बार में लास्ट में देख लेंगे क्या टोटल बैठ रहा है हमारा परचेज का, और हम उसको दिखा देंगे एज पार्ट ऑफ परचेज अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा टोटल क्रेडिट परचेज। परचेज अकाउंट में दोनों रहेगा, कैश एंड क्रेडिट परचेज। जो क्रेडिट परचेज वाला फिगर है वो हम लाएंगे फ्रॉम परचेज जर्नल, और जो कैश परचेज रिलेटेड जितने हमारे अमाउंट्स रहेंगे, जो टोटल रहेगा, वो हम लाएंगे फ्रॉम द कैश बुक। कैश बुक में हम सारे अपने कैश ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे। क्लियर है? सिमिलरली यहां पे हम बोल रहे हैं अगर आप कुछ कैरेज रिलेटेड एक्सपेंस भी नोट कर रहे हो इन योर परचेज जर्नल, तो उसके लिए हम बना देंगे कैरेज इनवर्ड अकाउंट। वो भी हमारा पार्ट ऑफ जनरल लेजर रहेगा। यहाँ पे कैरेज इनवर्ड अकाउंट में जो क्रेडिट वाला हमारा पार्ट रहेगा, वो भी हम दिखा देंगे फ्रॉम आर कैरेज वाला कॉलम जो हम बना रहे हैं वहां से ले आएंगे। क्लियर है? सो इससे हम जनरल लेजर भी बनाते हैं परचेज जर्नल से, और हम बनाते हैं अपने वेंडर अकाउंट्स अंडर परचेज लेजर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, फिर सेल्स जर्नल कैसे बनाते हैं। सो सेल्स जर्नल is a special journal meant for recording all credit sales of goods. तो just like purchase journal, यहां पे हम सारे credit sales रिकॉर्ड करेंगे। Again very important is the word credit.
क्योंकि हम ओनली क्रेडिट सेल्स को ही जो है अपनी सेल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। एंड अगेन ओनली सेल ऑफ गुड्स, हम अगर बाकी कोई चीज अपने बिजनेस से उठा के बेच रहे हैं जो कि हमारा मेन गुड्स नहीं है जिसमें हम डील करते हैं, अगर हम वो सामान नहीं बेच रहे देन वी आर नॉट गोइंग टू शो इट अंडर सेल जर्नल। दिस इज ओनली फॉर द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, जो मर्चेंडाइज में हम डील करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वही सेल्स अपने सेल्स जर्नल में दिखाएंगे। तो इसके भी फीचर्स और एडवांटेजेस सेम ही होंगे जो परचेज जर्नल के थे। तो अगर आप परचेज जर्नल में फंक्शंस और फीचर्स आप पढ़ लियो तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। इट इज अ स्पेशल जर्नल जस्ट लाइक योर परचेज जर्नल बट इट इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स। परचेज के केस में हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं और सेल जर्नल में हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। इट इज ओनली अ मेमोरेंडम बुक, तो ये तो कोई डिफरेंट नहीं होगा। अगर परचेज जर्नल इज अ मेमोरेंडम बुक देन योर सेल जर्नल इज आल्सो अ मेमोरेंडम बुक and does not serve the purpose of any account of the ledger. In addition to the other columns of a journal, it contains a column for outward invoice number. यहाँ पे आप जो बेच रहे हो तो आप इनवॉइस इशू करोगे, इसीलिए आपके पास क्या रहेगा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। जो आप इनवॉइस इशू कर रहे हो अपनी कस्टमर को दे रहे हो उससे हम बोलते हैं आउटवर्ड इनवॉइस। और हम जैसे परचेज जर्नल के केस में इनवर्ड इनवॉइस नंबर नोट करते हैं, यहाँ पे हम आउटवर्ड इनवॉइस नंबर नोट करेंगे। And it does not contain a debit or credit side just like purchase journal. All entries in the sales journal are made from the invoice just like purchase journal। वहां पे हम inward invoice नंबर से जो है इनवर्ड इनवॉइस से हम देख के अपने ट्रांजैक्शंस नोट करते हैं। यहाँ पे हम आउटवर्ड इनवॉइस को एज आर सोर्स डॉक्यूमेंट रेफर करते हैं। The amount of each item in the sales journal is posted to the debit of the personal account of the customer in the sales ledger। तो जैसे हम वहां पे वेंडर के क्रेडिट साइड में अमाउंट पोस्ट करते हैं, हम यहाँ पे कस्टमर अकाउंट जब बनाएंगे, लेट्स से XYZ जो भी कस्टमर का नाम है, उसमें हम उसके डेबिट साइड में जो है हम अमाउंट नोट करते चलेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमारे लिए डेबिट डेटर तो बढ़ रहा है, जब हम सेल्स करें क्रेडिट सेल्स करते हम डेटर से पाएंगे मतलब पैसे, तो हमारा डेबिट साइड बढ़ते चला जाएगा। सो हम बोल रहे हैं यहाँ पे ईच आइटम इन द सेल जर्नल इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द पर्सनल अकाउंट ऑफ द कस्टमर इन द सेल्स लेजर। और ये कहाँ बनेगा, ये सेल्स लेजर में बनेगा। जैसे परचेज लेजर में सारे वेंडर अकाउंट्स बनते हैं, वैसे ही सेल्स लेजर में सारे हमारे कस्टमर अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है? What are the functions and advantages of sales journal? It provides the details of all customers in one place, just like purchase journal provides all the details of all the vendors in one place. यहाँ पे we get all the details of all the customers in one place, which helps in reconciling ledger balances and trial balance. So same चीज है। It becomes easy to find the invoice numbers related to any customer, क्योंकि हमारे पास आउटवर्ड इनवॉइस नंबर का एक कॉलम है, इसलिए इट इज इजी टू फाइंड द इनवॉइस नंबर्स रिलेटेड टू एनी कस्टमर। इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट एज पीरियोडिकल टोटल्स कैन बी पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग इंडिविजुअल आइटम्स। ये भी हम पढ़ लिए थे, परचेज अकाउंट जब हम बनाते हैं हम सिर्फ टोटल करेंगे परचेज जर्नल का, हमें टोटल क्रेडिट परचेज बैलेंस मिल जाएगा और हम सीधा सीधा वो अमाउंट जो है अपने परचेज अकाउंट में जाके पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही सेल्स जर्नल में हमारे को टोटल क्रेडिट सेल्स का बैलेंस मिल जाएगा जो हम सीधा जाके अपने सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो एकदम सेम है परचेज जर्नल और सेल्स जर्नल, आपके लिए सारे फीचर्स फंक्शंस सब सेम है, बस एक जो है परचेज में हम यूज करते हैं और दूसरा हम सेल्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? लास्ट, इट कीप्स द सेल्स अकाउंट ब्रीफ एंड टाइडी जस्ट लाइक परचेज जर्नल आपको हेल्प करता है इन कीपिंग द परचेज अकाउंट ब्रीफ एंड टाइडी, वैसे ही सेल्स जर्नल आपको सेल्स अकाउंट को नीट एंड क्लीन रखने में हेल्प करता है, एज पोस्टिंग्स आर मेड इन द कंडेंस्ड फॉर्म। क्लियर है? वापस से डिफरेंस अगर हम देखें सेल्स अकाउंट एंड सेल्स जर्नल, सेल्स अकाउंट हम बना रहे हैं अंडर आर जनरल लेजर, तो उसमें हम सेल्स अकाउंट के इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ये हम पढ़े थे। परचेज अकाउंट इज व्हाट, इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, एंड सेल्स जर्नल जस्ट लाइक परचेज जर्नल इज अ बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्लियर है?
Sales account is a book of principal book of accounts, and sales journal is a subsidiary book and does not form part of the double entry system. Sales account records both cash and credit sale of goods, whereas sales journal records only credit sale of goods. Sales account has two sides for recording debit and credit amounts. जैसे हम बोल रहे थे परचेज अकाउंट जब हम बनाते हैं, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, लेकिन परचेज जर्नल में तो नहीं बनाते हम ऐसा कुछ. वैसे ही सेल्स अकाउंट में भी एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होगा, पर सेल्स जर्नल में ऐसा कोई दो कॉलम नहीं होगा सेल डेबिट और क्रेडिट का. क्लियर है? It does not contain any debit or credit side. Sales account, because it is an account, obviously it requires balancing, but sales journal does not require balancing. The question of balancing does not arise. Sales account में the periodical total of sales account is transferred to the trading account. Just like purchase account में जो periodical total होता है उसको हम ले जाते हैं अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें हम दिखाते हैं कितना टू परचेजेस कितना हुआ, टोटल परचेज कितना हुआ. वैसे ही सेल्स अकाउंट हमें हेल्प करता है बनाने में ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें हम दिखाते हैं बाई सेल्स, टोटल हमारा सेल्स कितना हुआ. हम सेल्स अकाउंट को यूज करते हैं इन पोस्टिंग ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स बैलेंस, और सेल्स जर्नल को हम यूज करते हैं इन क्रिएशन ऑफ द सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट को हम यूज करते हैं इन आवर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. तो सेल जर्नल में द पीरियोडिकल टोटल ऑफ सेल जर्नल इज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट. क्लियर है? इन सेल्स डे बुक अ सेपरेट कॉलम इज मेंटेन्ड फॉर एनी कैरेज आउटवर्ड चार्जेस एंड पैकिंग एक्सपेंसेस. अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो हम अपने कस्टमर को चार्ज करें, क्या कोई लॉजिस्टिक्स के लिए चार्ज करें कि हम आपको सामान भेजें तो उसमें आपका इतना भाड़ा लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड. अगर हमारे इनवॉइस में कोई कैरेज आउटवर्ड अमाउंट भी है तो हम उसको एक अलग कॉलम फिर दिखाएंगे, सेल्स वैल्यू जैसे दिखाएंगे उसके साथ फिर हम कोई कैरेज आउटवर्ड अगर हमारे एक्सपेंसेस है उसको हम अलग कॉलम में दिखाएंगे, जिससे हमें पता रहे हमारा सेल्स का कितना वैल्यू है और हम कितना कस्टमर से पा रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैरेज एक्सपेंस. सिमिलरली अगर आप कोई सामान को पैक वैक करके अच्छे से भेज रहे हो कस्टमर को और आप बोल रहे हो ये पैकिंग के लिए आप अलग से कस्टमर को चार्ज कर रहे हो, ठीक है, हम बोले उसको पैकिंग एक्सपेंसेस, तो अगर वो भी हम इनवॉइस में इंक्लूड करें तो उसको भी हम जो है अलग से दिखाएंगे एज पैकिंग एक्सपेंसेस. उसके लिए भी हम अलग कॉलम बनाएंगे जिससे हम सेल्स का वैल्यू को और पैकिंग के वैल्यू को हम अलग अलग दिखा पाए, ब्रेकअप दिखा पाए. क्लियर है? द टोटल ऑफ इनवॉइस इज डेबिटेड टू द डेटर्स अकाउंट. पर क्योंकि हमारे डेटर को तो जो है टोटल इनवॉइस वैल्यू पे करना है, तो वो हम जो है टोटल अमाउंट जो निकालेंगे यहाँ पे कोई भी इनवॉइस का, वो हम टोटल जाके जो है अपने कस्टमर को डेबिट कर देंगे. कस्टमर अकाउंट में तो जो है टोटल अमाउंट आएगा क्योंकि कस्टमर तो हमें टोटल अमाउंट पे करेगा, इंक्लूडिंग पैकिंग, इंक्लूडिंग कोई कैरेज एक्सपेंस, इंक्लूडिंग सेल्स वैल्यू. पर हमारा जो जनरल लेजर होगा उसमें अलग अलग अकाउंट्स में हम दिखाएंगे. हम सेल्स अकाउंट में जो सेल्स वाले कॉलम में फिगर होगा वो दिखाएंगे. हम हमारे कैरेज आउटवर्ड में जो हमारा कैरेज आउटवर्ड रिलेटेड जो हम कॉलम बनाए उसमें जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो हम जनरल अपने लेजर में एज कैरेज एक्सपेंस दिखाएंगे, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस. और जो पैकिंग रिलेटेड हमारा जो खर्चा है उसको हम अलग कॉलम में दिखा रहे हैं, वहां से हम अमाउंट लेके जाएंगे जनरल लेजर में अंडर आर पैकिंग एक्सपेंसेस. क्लियर है? तो कुछ डिफरेंट नहीं है. आप एक जो है कंसेप्ट सीख लिए एक बार परचेज जर्नल का, वैसे ही आप बनाओगे सेल्स जर्नल, वैसे ही आप बनाओगे परचेज रिटर्न जर्नल, वैसे ही आप बनाओगे सेल्स रिटर्न जर्नल. इसमें कुछ भी जो है डिफरेंट नहीं है. ठीक है, इजी है. और इसमें जो आप फॉर्मेट सीख रहे हो, अगर आप फॉर्मेट बनाना सीख लेते हो तो सम्स को आप इजीली कर लोगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सारे डिटेल्स दिए जाएंगे. आपको खाली जो है वो आइटम्स को प्लेस करने अंडर रिस्पेक्टिव कॉलम्स. ठीक है, चलिए फिर अब हम देख लेते हैं. अब इसमें क्या फॉर्मेट होगा? फॉर्मेट एकदम सेम होगा. जैसे हम पहले बनाते हैं, पहले लिखते हैं बुक्स ऑफ द ओनर का नाम, फिर यहाँ पे हम बोले परचेज जर्नल लिखते हैं, वैसे यहाँ पे सेल्स जर्नल लिख लेते हैं इन केस ऑफ सेल्स. सो ये हमारा सेल्स डे बुक है. और परचेज जर्नल क्या कहलाता है? परचेज डे बुक. डे बुक क्यों? क्योंकि पोस्टिंग ऑन अ डेली बेसिस होता है, इसमें रिकॉर्डिंग ऑन अ डेली बेसिस होता है. पोस्टिंग चाहे आप बाद में करो लेजर में, लेकिन रिकॉर्ड आप क्या करते हो ऑन अ डेली बेसिस. सो सेल्स जर्नल
फॉर्मेट एग्जैक्टली द सेम एज योर परचेज जर्नल। सबसे पहले डेट, फिर यहां पे पर्टिकुलर्स, ये दो कॉलम एग्जैक्टली सेम है जैसा हम नॉर्मल जर्नल, जनरल जर्नल बनाते हुए सीखे। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे जैसे परचेज के केस में हम बोले इनवर्ड इनवॉइस नंबर, यहां पे होगा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। नेक्स्ट सेम लेजर फोलियो, फिर यहां पे डिटेल्स, क्योंकि सेल्स के केस में भी हमारे पास कोई ट्रेड डिस्काउंट अगर होता है तो हम उसको लेस करके दिखाएंगे, हम उसमें दोनों चीज दिखाएंगे, लिस्ट प्राइस कितना था और डिस्काउंट कितना था। तो ये हमारे लिए हो जाएगा डिटेल्स कॉलम। यहाँ पे हम दिखाएंगे हमारे लिए सेल्स वैल्यू कितना है और ट्रेड डिस्काउंट हम कितना कस्टमर को दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोले हम अपना सेल्स जो अमाउंट है वो हम दिखाएंगे, यहाँ पे उसको हम बोलेंगे हमारा सेल्स वैल्यू। जैसे हम परचेज वैल्यू बना रहे हैं वैसे यहाँ पे सेल्स वैल्यू दिखा रहे हैं, एंड दिस विल बी योर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। फिर यहाँ पे हम परचेज के केस में क्या पे करते हैं, हम पे करते हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी। तो यहां पे हम जीएसटी को क्या बोलते हैं, हमारा आउटपुट जीएसटी। वहां पे इनपुट है तो यहां पे क्या है, आउटपुट है। तो यहां पे आउटपुट सीजीएसटी, फिर आउटपुट एसजीएसटी। ये दो कॉलम्स बनेंगे इन केस ऑफ लोकल सेल्स। और लास्ट में क्या है, आउटपुट आईजीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल्स। क्योंकि ये वाला जो जीएसटी हम कस्टमर से जो कलेक्ट कर रहे हैं वो तो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, जितना हम सेट ऑफ कर पाते हैं अपने इनपुट जीएसटी के साथ, जो बाकी बचता है वो हमें गवर्नमेंट को चुकाना है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, आउटपुट होता है। इसीलिए जो है जीएसटी का जो टॉपिक था बहुत ही जरूरी था हमारे लिए। ठीक है, अब हम सेल्स जर्नल में जैसे बोले यहां पे हो सकते हैं क्वेश्चन, चाहे अगर हमसे बनवाना चाहे कि अलग अलग गुड्स के लिए आप अलग अलग बनाओ, तो इन केस ऑफ द सेम एग्जांपल, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वो तीन चीज में डील कर रहे हैं, तो अगर आपको बोला जाए कि अलग अलग आप ब्रेकअप दिखाओ फॉर डिफरेंट गुड्स, तो यहां पे आप एसी, रेफ्रिजरेटर और हमारा थर्ड गुड क्या था, एंड टीवी। तो ये तीन आइटम्स में हम बोले ओनर डील करते हैं, तो अब उससे अपना जो है सेल्स अलग अलग देखना, ब्रेकअप देखना है सेल्स का कि कितना टीवी का सेल्स हुआ, कितना फ्रिज का सेल हुआ, कितना एयर कंडीशनर का सेल हुआ। सो हो सकता है हमें बनाना पड़े सेल्स वैल्यू में ये तीन अलग अलग कॉलम, जिससे रिस्पेक्टिव गुड्स में कितना का सेल है ये हम पता कर पाए फ्रॉम आवर सेल्स जर्नल। क्लियर है। और हम बोले अगर कोई पैकिंग चार्जेस भी हम कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं, या अगर हम कोई कैरेज आउटवर्ड कुछ कैरेज रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हम रिकवर कर रहे हैं, तो वापस से अदर देन आर सेल्स वैल्यू यहाँ पे दो और कॉलम बन जाएंगे, एक होगा पैकिंग का, दूसरा होगा कैरेज आउटवर्ड। क्लियर है। सो सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है आपको नहीं। पर्टिकुलर्स में आपके अलग अलग जो कस्टमर्स होंगे, लेट्स से एक्स नाम होगा कस्टमर का, वाई, तो इसमें जो भी सामान आप बेच रहे हो उसके डिटेल्स हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। लेट्स से 20 यूनिट्स ऑफ टीवी सोल्ड एट ₹20,000 ईच, तो ये सब आप यहाँ पे नोट कर लोगे। जो कस्टमर होगा उसके नीचे हम उससे रिलेटेड जो है डिटेल्स नोट कर लेंगे, जिससे अब इसकी पोस्टिंग हम फिर कहाँ बोले करेंगे, हम ये कर देंगे सेल्स लेजर में। सेल्स लेजर हम बनाते हैं अपने कस्टमर्स का अकाउंट्स जो है मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे एक्स अकाउंट, यहाँ पे एक्स अकाउंट में हम नोट कर लेंगे कितने का जो है हम सामान बेचे एक्स को, तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे हम पोस्ट एक्स अकाउंट में करते चलेंगे। सिमिलरली हम इससे क्या और बना सकते हैं, हम जनरल लेजर बनाते हैं। जनरल लेजर में हम बनाते हैं अपना सेल्स अकाउंट, तो सेल्स में हमें वैल्यू जो है यहां से मिल जाएगी।
ये क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। जैसे परचेज जर्नल से जो परचेज अमाउंट होता है वो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे जो है सेल्स अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम बोले अगर पैकिंग चार्जेस हो तो पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट करके हम एक अकाउंट अलग से बना लेंगे जनरल लेजर में। और हम बोले कैरेज इनवॉल्व, अगर जो भी हमारे पास अलग से अगर कोई आइटम हो रहा है अदर देन सेल, जो हम सेल जर्नल में बना रहे हैं उसको हम रिस्पेक्टिव अकाउंट में बनाते चलेंगे। ये कैरेज आउटवर्ड अकाउंट से रिलेटेड कुछ होगा तो हम उसको यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल, मैं आपको बोला ना ये फॉर्मेट आप एक बार अच्छे से समझ लो। और इसमें जरूरी क्या है? इसमें जरूरी है प्रैक्टिस। आप अपने एंड पे जितना ज्यादा ये कॉलम्स, ये क्या हो सकता है क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं यूज करना होता है, काफी बच्चों को ये जो है टॉपिक काफी बोरिंग लगता है बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है। आपको खाली उसको अच्छे से एक फॉर्मेट में बना देना होता है, आपको डिटेल सारे क्वेश्चंस में दिए रहते हैं। पर मैं बोलूंगा इसको फिर भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप इसको उतना ज्यादा स्कोर पर कर पाओगे, क्योंकि इसमें करना तो कुछ भी नहीं, बस फॉर्मेट बनाना और मार्क्स उठाने, है ना। इसलिए प्रैक्टिस बहुत कीजिए, इसमें आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं एक तरीके से एग्जाम में। प्लीज कैपिटलाइज ऑन दैट, है ना। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और हम परचेज जर्नल में भी इनपुट के ये 3 कॉलम्स बनाए थे, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। तो ये भी आपको जनरल लेजर में बना देना होगा। यहाँ पे आप आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट या फिर आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी आप जनरल लेजर के अंदर ही बना दोगे डेबिट और क्रेडिट करके। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न जर्नल। ये भी हमारे 2 सब डिविजन है जर्नल का, परचेज रिटर्न जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल। परचेज रिटर्न जर्नल को हम क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि हम सामान भेज रहे बिजनेस के बाहर, वापस कर दे रहे वेंडर को। और सेल्स रिटर्न जर्नल को हम और क्या कहते हैं? हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड जर्नल। क्यों? क्योंकि हमें कस्टमर सामान वापस भेजे तो बिजनेस में सामान वापस आ रहे हैं। और हम ये सब जर्नल को क्या बोल सकते हैं? डे बुक, या तो आप जर्नल बोलो या तो परचेज रिटर्न डे बुक या सेल्स रिटर्न डे बुक। अब वापस से इसमें जो फीचर्स है, ये पूरे के पूरे फीचर्स जो है परचेज और सेल्स जर्नल में आप पढ़े वो सेम है, मतलब इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सिमिलरली सेल्स रिटर्न जर्नल के केस में भी जो फीचर्स है वो एग्जैक्टली सेम है। तो आप अगर एक बार अच्छे से आप एक बार ये याद कर लो, आप कोई भी क्वेश्चन जो है, अगर आपसे कोई भी जर्नल का आपको फीचर्स पूछा जाए, आप इजीली आंसर कर लोगे। ठीक है? सो परचेज रिटर्न जर्नल होता क्या? इट इज अ स्पेशल जर्नल मेंट फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर। तो जैसे आप परचेज जर्नल बना रहे हो टू रिकॉर्ड ऑल योर क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न जर्नल में आप रिकॉर्ड कर रहे हो ऑल योर परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन। जो भी आप वेंडर से क्रेडिट पे खरीदे थे उसमें आप जो भी रिटर्न कर रहे हो उसको कहां रिकॉर्ड कर रहे हो? इन योर परचेज रिटर्न डे बुक और योर परचेज रिटर्न जर्नल। फीचर्स क्या है? अगेन इट इज अ स्पेशल जर्नल मेंट फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर। सो स्पेशल जर्नल कॉमन है सब में। इट इज ओनली अ मेमोरेंडम बुक and does not serve the purpose of any account of the ledger. एकदम सेम। In addition to the other columns of a journal, it also contains a column for debit note number. अब हम परचेज के केस में पढ़े इनवर्ड इनवॉइस नंबर, सेल्स जर्नल के केस में हम बोले अ सेपरेट कॉलम फॉर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा डेबिट नोट नंबर, क्योंकि हम जो भी ट्रांजैक्शन जो है अपने परचेज रिटर्न बुक में नोट करेंगे वो हम कहां से नोट करेंगे? हम वो नोट करेंगे फ्रॉम अ डेबिट नोट। अभी डेबिट नोट होता क्या है? डेबिट नोट बेसिकली कौन इशू करता है? इशू करता है बिजनेस। किसको इशू करता है? टू द सप्लायर। डेबिट नोट मतलब हम कुछ डेबिट किए इसलिए हम डेबिट नोट बना रहे हैं। हम क्या डेबिट करते हैं? हम क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट करते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है, हमें क्रेडिटर को पे करना है, हम उधार में सामान खरीद रहे हैं।
तो क्रेडिटर का बैलेंस हमारे लिए बढ़ते चला जाता है। जब तक हम क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करते तब तक हम क्रेडिटर अकाउंट हम क्रेडिट करते फॉर एनी परचेज। इसका मतलब साफ है, अगर हम सामान रिटर्न कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो क्योंकि हम क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, हम क्या इशू करते हैं, हम डेबिट नोट इशू करते हैं। हम अपने सप्लायर को बोलते हैं कि आपने जो हमें 20 आइटम भेजे हैं, 20 क्वांटिटी भेजे, उसमें से 4 क्वांटिटी हमारे लिए डिफेक्टिव है, इसलिए हम वो आपको वापस कर रहे हैं, और हम उनको डेबिट नोट इशू कर देते हैं। डेबिट नोट क्या कहता है क्रेडिटर को, क्रेडिटर को डेबिट नोट ये कहता है कि हमने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है, हमने जो 4 आइटम्स आपको वापस हम भेज रहे हैं, हम वो 4 आइटम का जो अमाउंट है वो उतने से हम आपका अकाउंट डेबिट कर दे रहे हैं, इसलिए उसे हम बोलते हैं डेबिट नोट। क्लियर है? सो डेबिट नोट का भी एक नंबर होगा। जब जब हम डेबिट नोट इशू करेंगे हम उसको सीरियली डेबिट नोट को नंबर करेंगे, इसलिए उसका जो नंबर होगा वो हम नोट करेंगे इन अ डेबिट नोट नंबर कॉलम। वापस से यहां पे भी कोई डेबिट साइड या क्रेडिट साइड तो होगा नहीं। जस्ट लाइक अदर स्पेशल जर्नल, all entries in the purchase return journal are made from the debit note। जैसे all entries in the sales journal are recorded from the outward invoice note, वैसे यहां पे हम डेबिट नोट से जो है सारे अपने परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शंस नोट करते हैं। The amount of each item in the purchase return journal is posted to the debit of the personal account of the supplier in the purchase return ledger। क्लियर है? जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो अपने परचेज रिटर्न जर्नल में, तो उसको आप फिर डेबिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट, आपके वेंडर अकाउंट में आप उसको पोस्ट कर दोगे, क्योंकि आप अपने वेंडर को आप कम कर रहे हो उसका अमाउंट। जब आप परचेज करते हो उसका क्रेडिट साइड में नोट करते हो, जब आप उसको डेबिट नोट इशू करते हो तब आप उसको डेबिट साइड में दिखा दोगे। क्लियर है? अब डेबिट नोट होता क्या है हम ऑलरेडी पढ़ लिए, पर एक बार इसका ऑफिशियल मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। इट इज अ मेमो और अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर showing that supplier's account has been debited with the amount shown। It is generally sent by the customer in case goods are returned, when they have been overcharged or when goods are damaged। क्लियर है? तो अगर हमारे लिए सामान खराब है जो हम परचेज किए तो हम उसको वापस करेंगे और हम इशू करेंगे डेबिट नोट। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें हमारे वेंडर ने ज्यादा चार्ज कर लिया, जो इनवॉइस भेजा है वो ज्यादा का भूल से भेज दिया। लेट्स से हम 2000 का सामान खरीदे थे, उसने 2200 रुपए का 2200 का जो है इनवॉइस बना के भेज दिया। तो उस केस में जब हम बाद में रियलाइज करें भाई इसने तो हमसे जो है ज्यादा ले लिया, इतना थोड़ी होता है, इस सामान का तो 2000 ही होता है। तो हम बाद में बात करके फिर हम उसको बोलते हैं भाई आपने 2200 का जो भेजा था अब मैं डेबिट कर दे रहा हूँ 200, हम आपको 200 रुपया कम देंगे क्योंकि इतने का सामान है नहीं। उस समय में भी हम डेबिट नोट इशू कर देंगे अपने वेंडर को। ठीक है? इट मे ऑल्सो बी सेंड बाय द सेलर टू द कस्टमर इन केस ऑफ अंडर इनवॉइसिंग। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जनरली तो कस्टमर जो है अपने वेंडर को भेजता है कि हम उसका सामान को, हम उसके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। अभी तक हम क्रेडिट कर रहे थे, पर यहाँ पे क्योंकि आपने ज्यादा चार्ज किए, क्योंकि आपने डिफेक्टिव कुछ भेजा, हम डेबिट करें। पर कुछ केसेस में हो सकता है कि सेलर अपने कस्टमर को भेजे, इंस्टेड ऑफ कस्टमर सेंडिंग द डेबिट नोट टू द वेंडर, हो सकता है कि सेलर जो है अपने कस्टमर को भेजे। इन विच केस, इन केस उसने कस्टमर को जो है कम चार्ज किया। तो डेबिट नोट अगर वो कस्टमर को भेजा मतलब वो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करे। कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करने का क्या मतलब है कि हम और पैसे पाते हैं कस्टमर से, इसलिए हम कस्टमर को डेबिट करें, हम कस्टमर का बैलेंस बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम भूल से 2200 का सामान को, हमने जो इनवॉइस भेजा था कस्टमर को 2000 का भेजा था, पर और हमने 2000 से कस्टमर का अकाउंट डेबिट भी किया था, पर अभी हम रियलाइज करें कि हम 200 और जो है हमें चार्ज करना चाहिए था कस्टमर को,
हमने भूल से 2000 चार्ज किया, हमें 2200 चार्ज करना है, तो हम कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कस्टमर को क्या भेज देंगे, हम डेबिट नोट भेज देंगे। ठीक है। सेल्स रिटर्न जर्नल, इट इज अ स्पेशल जर्नल मेंट फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर। जैसे सेल्स जर्नल में हम रिकॉर्ड के सारे क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन, अब उससे कुछ भी रिटर्न हो रहा है तो हम उसको कहां नोट करेंगे, हम नोट करेंगे इन आवर सेल्स रिटर्न जर्नल। फीचर्स ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल, जल्दी से सब सेम है। इट इज अ स्पेशल जर्नल मेंट फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर। इट इज ओनली अ मेमोरेंडम बुक एंड डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ एनी अकाउंट ऑफ द लेजर। In addition to other columns of journal, it also contains a column for credit note number। तो जैसे हम परचेज रिटर्न के केस में हम डेबिट नोट से रिकॉर्डिंग करते हैं, हम सेल्स रिटर्न के केस में हम कहां से रिकॉर्डिंग करते हैं, हम क्रेडिट नोट से रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड डज नॉट कंटेन अ डेबिट और क्रेडिट साइड। All entries in the sales return journal are made from the credit note. The amount of each item in the sales return journal is posted to the credit of the personal account of the customer। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर रिटर्न करे, कस्टमर का बैलेंस डेबिट होता है, उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। और कस्टमर का अकाउंट हम बोले कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है सेल्स लेजर में। वैसे ही हम सेल्स रिटर्न लेजर में कस्टमर का अकाउंट को हम दिखाएंगे। ठीक है। अब क्रेडिट नोट होता क्या है? Credit note is a memo or document sent by the supplier to the customer acknowledging the receipt of goods returned by the customer and to inform that customer's account has been credited with the amount shown. It is generally sent by the seller in case goods are returned by the customer when they have been overcharged or when they have been given an allowance for damaged goods। ठीक है। तो जब जो कस्टमर है वो अपने वेंडर को सामान लौटा रहा है, तो वो क्या इशू करेगा, वो डेबिट नोट इशू करेगा कि हमने आपका अकाउंट जो है डेबिट कर दिया। अब ये सामान सेलर के पास वापस चला गया। सेलर जब ये सामान वापस पा लेता है और उसे लगता है कि हाँ भाई ये तो गलत है, ये डिफेक्टिव है, तो वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ हमें सामान वापस मिल गया, और वो क्या करेगा, वो कस्टमर के अकाउंट को फिर क्रेडिट कर देगा। तो वो क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जब वो इशू करेगा, वो कस्टमर को बता रहे कि हमें आपका सामान जो है वापस मिल गया और हमने आपके अकाउंट को जो है क्रेडिट कर दिया। क्लियर है कंसेप्ट? बहुत इजी है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आप एक बार फॉर्मेट सीख लो। फॉर्मेट में भी क्या है, आप परचेज जर्नल का फॉर्मेट सीख लो, बाकी फॉर्मेट सारे सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप परचेज जर्नल में आप इनवर्ड इनवॉइस नंबर नोट कर रहे हो और आप इनपुट सारे जीएसटी नोट कर रहे हो। सेल्स जर्नल के केस में आप क्या नोट कर रहे हो, आउटवर्ड इनवॉइस नोट कर रहे हो, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, और आप जीएसटी के केस में सारे आउटपुट जीएसटी नोट कर रहे हो। अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न जर्नल में भी सब चीज सेम है। इनवॉइस नंबर की जगह परचेज रिटर्न के केस में आप डेबिट नोट कॉलम में आप डेबिट नोट नंबर नोट कर रहे हो, और सेल्स रिटर्न जर्नल के केस में आप इनवॉइस की जगह में क्रेडिट नोट नंबर नोट कर रहे हो। क्लियर है? जीएसटी के कॉलम सेम रहेंगे। हम पढ़े हैं जीएसटी में, अगर कोई सामान रिटर्न होता है तो उतना से जो है जीएसटी का अमाउंट भी कम हो जाता है, तो इसलिए आपके लिए जीएसटी के कॉलम्स एज इट इज ही रहेंगे, जैसा आप परचेज जर्नल और सेल्स जर्नल के केस में नोट कर रहे हो। अगर आपका सेल्स रिटर्न है तो उस केस में आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए आउटपुट जीएसटी कम हो जा रहा है। जितना जीएसटी आप कस्टमर को चार्ज किए उतना से वो रिवर्स हो जाएगा, तो आपका आउटपुट जीएसटी कॉलम रहेगा, पर आप उसको कम करके दिखाओगे। और परचेज रिटर्न के केस में आप इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी है आप उसको कम करके दिखाओगे, तो आपके जीएसटी के कॉलम्स भी जस्ट लाइक योर कोरेस्पॉन्डिंग परचेज और सेल्स जर्नल सेम रहेंगे। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बहुत बहुत सिंपल चैप्टर है। अब हम जल्दी से पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट नोट एंड अ क्रेडिट नोट। सो डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड एंड सेंट बाय द कस्टमर टू द सप्लायर, whereas credit note is prepared and sent by supplier to the customer। ठीक है।
Debit note serves as intimation for goods returned, whereas credit note serves as an acknowledgement for receipt of goods returned. एक में वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंटीमेशन है, कस्टमर बोल रहे हैं मैंने आपको भेज दिया है, तो इट इज एन इंफॉर्मेशन. और क्रेडिट नोट क्या है? इट इज एन एक्नॉलेजमेंट. जो सेलर है वो एक्नॉलेज करे कि मुझे सामान मैं वापस पा लिया. ही इज एक्नॉलेजिंग दैट. ठीक है. डेबिट नोट के केस में इट इन्फॉर्म्स द सप्लायर दैट देयर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद द अमाउंट शोन. वेंडर का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया है. Whereas credit note informs the customer that their account has been credited with the amount shown. Usually a debit note does not follow a credit note. Generally क्या होता है? डेबिट नोट पहले भेजा जाता है क्योंकि इट इज एन इन्फॉर्मेशन. क्रेडिट नोट इज एन एक्नॉलेजमेंट. तो सबसे पहले तो कस्टमर इनिशिएट करता है डेबिट नोट, तो वो पहले इन्फॉर्म करते हैं. तो हमेशा डेबिट नोट क्रेडिट नोट से पहले बनता है और क्रेडिट नोट बाद में बनता है. तो यहाँ पे हम वही बोले, यूजुअली अ डेबिट नोट does not follow a credit note. मतलब डेबिट नोट इज prepared before a credit note. और क्रेडिट नोट के केस में क्रेडिट नोट यूजुअली फॉलोज अ डेबिट नोट. एक बार डेबिट नोट इशू हो जाता है उसके बाद सेलर क्रेडिट नोट इशू करते हैं. ठीक है. डेबिट नोट के केस में डेबिट नोट्स form the basis of making entries in the purchase return journal and credit note forms the basis of making entries in the sales return journal. ठीक है. अब कॉलमनर परचेज और सेल्स जर्नल. ये कॉलमनर परचेज और सेल्स जर्नल क्या है? जो हम परचेज और सेल्स के केस में डिस्कस भी किए हैं कि अगर मोर देन वन लाइन ऑफ गुड्स हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का जो हम बोल रहे थे, अगर उसमें टीवी, फ्रिज, एसी, अलग अलग चीजें और आपको अलग अलग जो है आपको गुड्स के लिए अमाउंट दिखाना है, कितना टीवी का परचेज, कितना टीवी का सेल, तो हम क्या मेंटेन करते हैं? कॉलमनर परचेज और सेल्स जर्नल. क्योंकि कॉलमनर उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉलम्स आ जाते हैं, अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग कॉलम. तो कॉलमनर परचेज सेल जर्नल इज जनरली यूज्ड इन बिजनेस where more than one class of goods is purchased or sold. Additional columns are used so that amounts of each class of goods purchased or sold are readily available. Consequently, multiple purchase or sales accounts are maintained for each class of goods. The purchase or sales return journal are also similarly maintained in columnar format in such businesses. तो हम बोले जैसे कि आपका परचेज जर्नल में मल्टीपल कॉलम्स हो जाएंगे, फिर हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वो मल्टीपल कॉलम्स में अलग अलग परचेज और सेल, अलग अलग आइटम का परचेज और सेल दिखा रहे हैं, तो हम अपना सेल्स अकाउंट भी जब जनरल लेजर में दिखाएंगे उसमें हम अलग अलग अकाउंट बनाएंगे. सेल्स के भी मल्टीपल अकाउंट्स बनेंगे. जैसे टीवी सेल्स अकाउंट एक अलग बनेगा जनरल लेजर में, रेफ्रिजरेटर सेल्स अकाउंट अलग बनेगा. ठीक है, समझ आ रहा है? वैसी परचेज के केस में भी. और अगर आप सेल्स और परचेज में कॉलमनर फॉर्मेट मेंटेन कर रहे हो तो आपको रिटर्न में भी जो है कॉलमनर फॉर्मेट मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे आप सेग्रीगेट कर पाओ कि टीवी में कितना सेल्स हुआ, टीवी में कितना सेल्स रिटर्न हुआ. वैसे ही आपको परचेज और सेल्स के रिटर्न में अलग अलग जो है जर्नल मेंटेन करने पड़ेंगे, दिखा के अलग अलग कॉलम्स में. ठीक है. आज का लेक्चर हम यहीं पे फिर एंड करते हैं. अगले क्लास में हम कुछ सम्स फिर सॉल्व करेंगे ऑन दीज 4 टाइप्स ऑफ जर्नल्स. बट माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज दैट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम्स ऑन योर ओन. हम जो सम्स देखेंगे हम वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि इसका फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं और इसके सम्स में कुछ भी खास नहीं है, आपको सिर्फ जो है जो इंफॉर्मेशन सम्स में दी रहेगी आपको उसको फॉर्मेट में डाल के अच्छे से जर्नल बना देना. सो डू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एट योर एंड. ठीक है. एंड प्लीज अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that more and more people can benefit out of this free lecture series.